हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 19 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जारी की 52 संदिग्ध चीनी ऐप्स की सूची। जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने जारी किया ये सूची कि 52 जो चीनी ऐप्स हैं वो ऐसे हैं जो कि संदिग्ध हैं, जो कि रिस्की हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चीनी ऐप्स के बारे में चीनी ऐप्स की सूची जारी की है। इसमें कौन कौन से चीनी ऐप्स हैं इसको ध्यान से हम देखेंगे, और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये क्या क्या समस्याएं हमारे लिए पैदा कर सकती हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में 52 संदिग्ध चीनी मोबाइल एप्लीकेशन की सूची जारी की है। इस सूची में ऐसे मोबाइल ऐप शामिल हैं जो भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह ऐप्स यूजर से डाटा को असुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं और यह ऐप्स प्राइवेसी की पुष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। मतलब समझिए, आपकी जो डेटा है उसे चोरी करते हैं और प्राइवेसी के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक हैं। इसके साथ साथ क्या कहा है, इन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरकार को इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए कहा है। मतलब जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने सरकार से कहा है कि इन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाए, अन्यथा ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। क्लियर। इन ऐप्स में अब मुख्यतः कौन कौन से ऐप्स हैं, पूरी लिस्ट हम देंगे आपको, लेकिन मुख्यतः कौन कौन से ऐप्स हैं इसको देख लेते हैं। इन ऐप्स में जो जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडिया में, टिकटॉक, वीगो लाइव, शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, क्लैश ऑफ किंग्स, ये मुख्य हैं। और बाकी जो 52 ऐप्स हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास है। आप इसको आसानी से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 360 सिक्योरिटी, एपी यूएस ब्राउज़र, बैडू मैप, बैडू ट्रांसलेट, ब्यूटी प्लस का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है लोग पिक्स के लिए, वीगो लाइव, कैचे क्लियर, यूसी एप्स स्टूडियो, क्लैश ऑफ किंग सभी ऊपर बात किया। क्लीन मास्टर का भी यूज काफ़ी हद तक लोग करते हैं, चीता, क्लब फैक्ट्री, सीएम ब्राउज़र। इस तरीके से ये काफ़ी सारे ऐप्स हैं, टोटल 52 ऐप्स हैं। आप इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिए कि कौन सा ऐप्स है जो आपके मोबाइल में उपस्थित है। इनसे सावधान रहिए, इनको अनइंस्टॉल करिए या इनसे दूरी बना कर रखिए ताकि आप सुरक्षित रहें, आपके बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आने पाए। जैसे देखिए, ये लाइकी हो गया, हेलो हो गया, ईएस फाइल एक्सप्लोरर का यूज करते हैं लोग, रिकॉर्डर का यूज करते हैं, यूसी ब्राउज़र हो गया, डीयू क्लीनर हो गया, डीयू प्राइवेसी, ये अनेक हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। पैरेलल स्पेस का भी लोग काफ़ी हद तक यूज करते हैं, इसको भी देखिए। तो ये सारे जो ऐप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। और देखिए ऐप्स, ये आपका शेयरिट का यूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में हो रहा है, टिकटॉक का भी यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और यूसी ब्राउज़र का भी, ये भी क्या है, नुकसानदायक है। वायरस क्लीनर, कहने को तो वायरस क्लीनर है लेकिन ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इन सब से आप दूरी बना कर रखें। इसके साथ साथ जेंडर का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग करते हैं। तो इन सबको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से देखिए कि कौन से ऐप्स आपके मोबाइल में हैं जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है इसलिए आप इसे हल्के में ना लें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो दिल्ली में बनाई जाएगी सबसे बड़ी कोविड-19 फैसिलिटी। दिल्ली में बनाई जा रही है, इसमें क्या है ये देखते हैं। दिल्ली सरकार राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर को एक कोविड-19 देखभाल सुविधा में बदलने का कार्य कर रही है। यह केंद्र 22 फुटबॉल मैदानों की जितना बड़ा है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा है, 22 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। और जो सेंटर है जिसको बदल रहे, राधा स्वामी स्पिरिचुअल सेंटर नाम है। मुख्य बिंदु की बात की जाए, यह केंद्र दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा होगी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी होगी। और इसमें कितने बेड होंगे, 10,000 बेड होंगे।
यह राजधानी क्षेत्र में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। चूँकि हमारी राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो राष्ट्रीय रोजगार नीति। श्रम मंत्रालय राष्ट्रीय रोजगार नीति को फास्ट ट्रैक करेगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार करने का मुख्य विचार एक रोड मैप बनाना है जो रोजगार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। राष्ट्रीय रोजगार नीति में एक फास्ट ट्रैक बना रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को रोजगार आसानी से मिल सके। अब इसमें डिटेल में क्या है ये समझते हैं, मुख्य बिंदु क्या है। इस नीति में हर साल 5 मिलियन कार्यबल को अवशोषित करने का लक्ष्य होगा। 5 मिलियन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। साथ ही यह नीति देश में 500 मिलियन कार्यबल को औपचारिक बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी कि उन्हें औपचारिक रूप दिया जा सके। यह उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और नौकरी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। यह नीति रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का एक रोड मैप बनाएगी कि किस तरीके से रोजगार को सृजित किया जा सके, उत्पन्न किया जा सके। साथ ही नीति में कोविड-19 संकट द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं इस बीच। अब उद्देश्य क्या है इसका। राष्ट्रीय रोजगार नीति को 2 उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया जाएगा। मुख्यतः 2 उद्देश्य बनाए गए हैं। पहला उद्देश्य देखिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए उद्यमों और उद्योगों को आकर्षित करना है। नए जो उद्यम और उद्योग हैं उनको आकर्षित करने के लिए है। और दूसरा है मौजूदा कार्यबल के कौशल सेट को बेहतर बनाना और उन्हें रोजगारपरक बनाना। जो कार्यबल है, जो मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको बेहतर करना और अच्छा करना। इसके द्वारा वैश्विक कंपनियों को भारत में विनिर्माण इकाइयों का स्थापित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। जो विश्व की कंपनियां हैं वो आसानी से इंडिया में आ सकेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो IM विजयन की सिफारिश पद्मश्री के लिए किया गया। तो यहाँ पहले आपको पता होना चाहिए IM विजयन कौन है और पद्मश्री अवार्ड के बारे में जानकारी। तो आइए आगे की ओर देखते हैं डिटेल में। यहाँ हम फिगर साथ में इसीलिए लिए चलते हैं, इससे पता चले कैसे खिलाड़ी हैं। तो फुटबॉल से लग ही रहा है, फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे। तो आइए देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हाल ही में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, अब देखिए यहाँ एक और जानकारी मिली कि चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन है, पद्मश्री है, के लिए पूर्व भारतीय कप्तान IM विजयन के नाम की सिफारिश की है। फुटबॉल के हैं, ये पूर्व भारत के कप्तान है, नाम क्या है, IM विजयन। IM विजयन ने 79 से अधिक मैचों में 40 गोल किए हैं और उन्होंने 2003 में अर्जुन पुरस्कार जीता है और 1993, 97 और 99 में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। अब पद्मश्री अवार्ड के बारे में थोड़ा समझते हैं। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अन्य 3 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न पहला है, पद्म विभूषण दूसरा है और पद्म भूषण तीसरा है और चौथा क्या है, पद्मश्री। देश की गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है उसके दौरान यह पुरस्कार दिया जाता है। पद्म पुरस्कार 1954 से नागरिकों को प्रदान किया जा रहा है। अगर पूछा जाए पद्म पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं तो 1954 से दिए जा रहे हैं। यह पुरस्कार चिकित्सा में दिया जाता है, खेल, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, सार्वजनिक मामलों, समाज सेवा जैसे श्रेणियों के तहत दिया जाता है। 2020 तक लगभग 3123 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक लगभग 3123 लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। प्रतिवर्ष 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके द्वारा आर्टिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता के रूप में स्वीकारा जाता है। जो आर्टिज्म जो डिजीज़ है उसको रोग ना समझ करके एक भिन्नता के रूप में मानने के लिए ये जो दिन है 18 जून का मनाया जाता है। अब आर्टिज्म क्या है ये हमें जानकारी होनी चाहिए, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। ऑटिज्म अथवा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक रोग है। इससे संबंधित चिन्ह अभिभावकों को बच्चे के जीवन के शुरुआती 3-4 वर्ष के भीतर पता चल जाता है
ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे सामाजिक व्यवहार तथा संचार में कुछ कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं। वे अक्सर बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं। मतलब थोड़ी आप यूँ कह सकते हैं जो डेवलपमेंट है उनका उतना बेहतर नहीं होता है और वे ऐसे काम करते हैं जो इसे बार बार दोहराते रहते हैं, वही काम बार बार दोहराते रहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑटिज्म। क्लियर? AIIB ने भारत के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। 17 जून 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ने भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। इतना ऋण देगा। इस फंड का उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीब और कमज़ोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई मजबूत करने के लिए किया जाना है। जो ये फंड मिल रहा है, जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसके लिए जो गरीब वर्ग हैं उनके इलाज के लिए इसका यूज किया जाना है। मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो यह सहायता एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा को फाइनेंस की गई थी। इस धन का उपयोग अनौपचारिक क्षेत्र में सुधार, ज़रूरतमंदों के लिए सुरक्षा और देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। जो ये प्रोसेस है इसके लिए किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत पहली बार रूस की विजय दिवस परेड के लिए तीनों सेनाओं को भेजेगा। रूस में हर साल विजय दिवस परेड मनाया जाता है, उसके लिए भारत पहली बार अपनी तीनों सेनाओं को भेजेगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कभी। तो इसमें डिटेल में देखते हैं क्या है। भारत अपनी तीनों सेनाओं जैसे कि सेना, नौसेना, वायुसेना को रूस भेजेगा। मॉस्को में होने वाली विजय दिवस परेड में ये सैनिक हिस्सा लेंगे। मतलब जो रूस है, रूस में जो विजय दिवस परेड होने वाली है उसमें ये सैनिक हिस्सा लेंगे। मुख्य बिंदु क्या है? विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेने के लगभग 75 से 80 कर्मचारी मॉस्को जाएंगे। अगर पूछा जाए कितने कर्मचारी जा रहे हैं, 75 से 80। यह पहली बार हुआ है जब भारत की तीनों सेना इसमें भाग ले रही हैं। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया था। ऐसा फर्स्ट टाइम है कि तीनों सेना जा रही, नहीं तो जाते थे बट सभी नहीं जाते थे। अब विक्ट्री डे परेड के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है? हर साल 9 मई को। कब मनाया जाता है? 9 मई को। यहाँ आप कह सकते हैं भाई अभी तो जून आ गया, अब कब मनाया जाएगा? तो कोविड-19 की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया था। हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाया जाता है। हालांकि कोविड-19 संकट के कारण परेड स्थगित कर दी गई थी। देखिए मेंशन किया हमने। फिर देखिए 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण को चिन्हित करने के लिए हर साल यह परेड आयोजित की जाती है। रूस की यह सैन्य परेड मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित की जाती है। अगर पूछा जाए कहाँ आयोजित की जाती है, मॉस्को के रेड स्क्वायर में आयोजित की जाती है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं वे परेड के गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। अब इसमें भारत और चीन का क्या सिस्टम है इसको समझते हैं। चीन भी अपने सैनिकों को परेड के लिए भेजने वाला है और लद्दाख में फेस ऑफ के साथ भारतीय और चीनी सैनिकों का इस परेड में हिस्सा लेंगे। भारत इसमें 75 सैनिक भेजेगा, जिसमें 25 थल सेना, 25 नौसेना और 25 वायुसेना। ये इंटरेस्टिंग होगा कि आप देखिए लद्दाख में इसमें कितना दोनों सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं और वही सैनिक जाकर के परेड में हिस्सा लेने वाले हैं, तो वहाँ पर कैसा माहौल रहता है ये देखने वाली बात होगी। अब आज के करंट अफेयर में कुछ छोटे पॉइंट हमने लिए हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर में देखिए पहला पॉइंट क्या लिया है हमने। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध परियोजना केंद्रों में ₹1 प्रति पैड की दर से मिलेंगे सुविधा सैनिटरी नैपकिन। जो महिलाओं में पीरियड्स आते हैं उसके लिए ये नैपकिन का यूज़ किया जाता है। तो महंगा होने की वजह से बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं उसका यूज़ नहीं करती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। अब आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो RBI ने NHB नेशनल हाउसिंग बैंक से नियामक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। ये किसने लिया है? RBI ने लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, बीजिंग स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहाँ स्थित है? बीजिंग में, ने कोरोना वायरस की प्रतिक्रिया के लिए $750 मिलियन का ऋण दिया है। अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल में अध्ययन
कर लिया है, डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और कंपनी राज्य में $1 बिलियन का निवेश करेगी। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी है, महाराष्ट्र सरकार के साथ ये इन्होंने समझौता किया है और पूरे राज्य में कितने का निवेश करने वाली, $1 बिलियन। बेशक ये रोज़गार के अवसर तो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन चाइना से इस समय संबंध को देखते हुए इस पर विचार करने की भी ज़रूरत हो सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया है। करंट अफेयर्स की खेलकूद करंट अफेयर्स की बात करें तो खेल मंत्रालय प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। ऐसा किसने कहा है? किरण रिजिजू जी ने कहा है। प्रतिदिन नए वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।